हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज थोड़े ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, ऑन डे ऑफ ड्रामा कांग्रेस पिक्स दलित फेस चरणजीत सिंह चन्नी एज न्यू पंजाब सीएम। अब पंजाब को अपना नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है और ये फर्स्ट दलित सीएम होंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी विल बी द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर इनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो 32% पॉपुलेशन है पंजाब की वो दलित है, तो उस कम्युनिटी को वू करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चन्नी हु हेल्स फ्रॉम द रामदासिया कम्युनिटी हैड बीन सीकिंग अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स इन द कैबिनेट। इसके अलावा पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं तो लगभग 32% दलित पॉपुलेशन है पंजाब में। तो आप इसके अलावा बीजेपी सब इस कम्युनिटी को वू करने की कोशिश करें। बीजेपी ने ये बात बोली भी है कि अगर वो पावर में आते हैं पंजाब में तो उनका चीफ मिनिस्टर दलित कम्युनिटी से ही होगा। तो इट इज़ अ मैसेज दैट वाइल ऑल अदर पार्टीज आर अनाउंसिंग दैट दलित्स वुड बी गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो यहाँ पर सारी पार्टीज ये अनाउंस कर रही हैं कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो यहाँ पर दलित को ही सीएम बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी फिर यहाँ पे एक दलित फेस को सीएम के रूप में देखा है। अब ये स्टेट के फर्स्ट दलित सीएम है, तो इट वॉज सेट टू हैव प्लेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर फर्स्ट। और जो ये जो पंजाब है इसको सिख मेजॉरिटी स्टेट 1966 में बनाया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, रेट्रो टैक्स टू टेलीकॉम रिलीफ टू बेड बैंक। अभी ये वाली जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर ये चार्जेस लगते हैं कि ये कॉर्पोरेट को ज़्यादा फेवर करती है। तो कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म के इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से हमें गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक्वायरिंग सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग इन अ प्राइवेट कंपनी इज अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लगभग वोडाफोन में गवर्नमेंट को 30% का शेयर मिल सकता है। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट कैसे शेयर ले रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो वापस में गवर्नमेंट में आ सकता है कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को फेवर नहीं करती है। क्योंकि इंडिया में जो चीज़ें उनको बाइनरीज में देखा जाता है, या तो प्रो कॉर्पोरेट या तो प्रो पुअर। तो इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द वेक ऑफ द फाइनेंशियल मेल्टडाउन इन 2008 की जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक इमरजेंसी लेजिस्लेशन लेकर आए थे जिसमें $700 बिलियन का प्रोग्राम था, ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम। और वैसा ही है वो अभी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, जो टेलीकॉम रिलीफ पैकेज अनाउंस करके। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बात बोली, जो इंडिया है उसे हमेशा बाइनरीज में देखा जाता है कि कोई भी अगर स्टेप लिया जाएगा तो बहुत जल्दी क्लासीफाई कर दिया जाता है उसे कि ये प्रो कॉर्पोरेट है, नहीं तो ये प्रो पुअर है। अब इंडिया ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन खत्म कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक बैड बैंक बनाने की बात करी, जो NARCL मैंने आपको पढ़ाया विद एक्सप्लेन सेक्शन में। और तीसरी बात, यहाँ पर जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं। आगे हम देखते हैं, तो सबसे पहले ऑथर ने बोला यहाँ पर ज़रूरत है, इंडिया अनलाइक द यूएस हम करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जो बॉटल नेक्स हमारी इकोनॉमी में उसको रिमूव करें, साथ ही एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्ड करें और रिस्क एपेटाइट जो है उसे वापस से बिल्ड करें, ताकि कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करें और बैंक्स लेंड करना शुरू करें। तो देयर वाज अ ब्रॉड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर इंडियन इकोनॉमी विद एन एम्फेसिस ऑन कोर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो जो गवर्नमेंट है उसने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अनाउंस की है। अभी रिसेंटली भी 2-3 सेक्टर्स के लिए अनाउंस की है। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले एक ऑफिशियल ने ये बात बोली, हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, सेड दैट द इंटरेस्ट ड्यूज, जो वोडाफोन आइडिया के इंटरेस्ट ड्यूज है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि गवर्नमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में जो 30% शेयर हो वोडाफोन का वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दिस एट अ टाइम, अब ये चीज़ ऐसे टाइम पे आई है जब ये बात बोली जाती, जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट को फेवर कर रही है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन में लीज कर रही है। तो दिस एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज स्टेट ओन्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेल इट्स नेशनल कैरियर एयर इंडिया। नेशनल कैरियर एयर इंडिया को भी यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। तो ऑफिशियल सेट द डिसीजन एंटेल्ड पॉलिटिकल सिग्नलिंग। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग दी गई है कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट है नॉट ओनली वांटेड टू प्रोटेक्ट इट्स ड्यूज फ्रॉम कंपनीज। अब यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो ओन करती हैं गवर्नमेंट को डेट पे करना, लेकिन यहाँ पर कंपनीज पे नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कंपनीज के पास खुद पैसा नहीं है। तो इट प्रोटेक्ट इट्स ड्यूज फ्रॉम कंपनीज एंड प्रोबेबली मेक सम कैपिटल गेन्स इन द मीडियम टर्म, बट ऑल्सो टू ट्वेल डोमिनेंट प्लेयर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बेसिकली डोमिनेंट प्लेयर्स को ये मैसेज दे रही है कि गवर्नमेंट किसी की भी फेवर में नहीं है कि डुओपॉली या मोनोपॉली हो सके, कि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स रह जाए मार्केट में, जियो और एयरटेल। तो गवर्नमेंट एक क्लियर मैसेज दे रही है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो मार्केट में डुओपॉली हो, और बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज है गवर्नमेंट उनको सेव करने की कोशिश करेगी। तो मोदी हैड टू डिफेंड इट्स ओन गवर्नमेंट्स इन एक्शन फॉर 7 years सिंस इट केम टू पावर इन 2014। ये अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बारे में जानते हैं। तो सऊदी अरेबिया उसके अफगानिस्तान के साथ रिलेशन कैसे चेंज हुए। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई। तो सऊदी अरेबिया विच वॉज वन ऑफ द कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने जब 1996 में तालिबान पावर में आए तो सऊदी अरेबिया ने उस समय तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन इस टाइम जो तालिबान से काफ़ी अवर्स है सऊदी अरेबिया,
अब वो क्यों है वो देखने वाली बात है। अब 10 days अगो ऑन September 9 अल सौद हैड स्ट्रेस्ड द किंगडम सपोर्ट। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने ये बोला था, जो सऊदी अरेबिया है वो अफगान के लोगों को सपोर्ट करता है और उनकी फ्यूचर चॉइसेस को सपोर्ट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कि उनको कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बोला गया कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, और भी रीजनल प्लेयर्स हैं चाइना और रशिया जो कि बहुत इंटरफेयर करते हैं अफगानिस्तान के मैटर में। बट व्हेन इट कम्स टू द तालिबान रूल अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया इज नॉट द पावर। अब सऊदी अरेबिया वो पावर नहीं जो वो 25 साल पहले हुआ करता था तालिबान रूल अफगानिस्तान में। 9/11 का जब अटैक हुआ था तो ये जो ओसामा बिन लादेन था ये सऊदी बिजनेसमैन ही था, तो यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया था उसके ऊपर एक डेंट लग गया था। तो वाइल पोस्ट 9/11 सऊदी बिजनेसमैन टर्न्ड अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन कॉज्ड रेपुटेशनल डैमेज टू द सऊदी अरेबिया। अब जो सेंटर स्टेज है वो कतर ने स्टोल कर लिया है, जो भी टॉक्स चल रही हैं वो सब कतर में चल रही हैं। तालिबान अमेरिका की जो भी टॉक्स हुई थी, नेगोशिएटिंग टॉक्स, वो सब कतर में हुआ था। तो सऊदी अरेबिया हाउएवर एंजॉयज अ स्पेशल रिलेशनशिप। अब इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज है। तो अगर हम सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन बनाए तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान को कि वो तालिबान को कंट्रोल करे और वहाँ से जो टेररिज्म है वो इंडिया में एक्सपोर्ट ना हो। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर इजी एक्सेस टू स्कीम्स। अब गवर्नमेंट ने कि फार्मर्स जो है वो स्कीम्स को आसानी से एक्सेस कर सकें, तो यहाँ पर एक फार्मर डेटाबेस बनाने की बात की है। तो उससे जो भी सारे फार्मर्स होंगे उनको एक 12 डिजिट यूनिक आईडीज़ मिलेगी, जिससे वो सारी फार्म रिलेटेड स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक यूनिक आईडी दी जाएगी, 12 डिजिट कोड होगा। तो द पुश फॉर फार्मर्स। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर में भी कैसे डिजिटल इकोसिस्टम लेकर आया जा सकता है ताकि जो फार्मर्स उनको ज़्यादा फायदा हो सके। तो रिसेंटली इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के टेक बेस्ड सोल्यूशंस वो प्रोवाइड करें फार्म सेक्टर में। तो फार्म सेक्टर के डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए आप ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी। आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, यहाँ पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सिटी टू रिकवर। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये बात बोली है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है वो पॉवर्टी में ही रह जाएगी। तो सिटीज़ आर ए टेक्नोलॉजी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अगर हम सिटीज़ ज़्यादा बनाएंगे तो पॉवर्टी रिडक्शन हमारे यहाँ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, जो न्यूयॉर्क सिटी का जीडीपी है वो पूरे रशिया के जीडीपी के बराबर है, और न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है अगर रशिया से कंपेयर करो। और जो लैंड है अगर रशिया के लैंड से कंपेयर करो न्यूयॉर्क तो सिर्फ 0.00005% लैंड है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अर्बनाइजेशन से कितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ाया जा सकता है। अब कोविड के टाइम में एक ये माइंडसेट बन गया, जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, माइग्रेंट्स के साथ बुरा व्यवहार होता है, माइग्रेंट्स को स्लम्स में रहना पड़ता है, तो लोग अब सिटीज़ को लेकर थोड़ा अवर्ट्स हो गए, सिटीज़ से दूर भाग रहे हैं। तो ऑथर ने बोला ये वाला माइंडसेट हमें बदलने की ज़रूरत है, और कोविड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिटीज़ को एम्पावर कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सिटीज़ और अर्बनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है, जो हम चाहते हैं जो हमारी इकॉनमी फार्म से नॉन फार्म की तरफ जाए, इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाए, स्कूल टू वर्क हो, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है इकॉनमी को नॉन फार्म की तरफ मूव करने के लिए, फॉर्मल की तरफ मूव करने के लिए और वर्क की तरफ मूव करने के लिए। अब जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, हमारे यहाँ रेमिटेंस भी अच्छा खासा आता है। तो हमारी प्रॉब्लम है गुड अर्बनाइजेशन। हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में रहती है, लेकिन वो जीडीपी कितना जनरेट करती है, सिर्फ 18%। तो अगर 50% लोग 18% जीडीपी जनरेट करेंगे तो वो पुअर ही रहेंगे ना, वो पॉवर्टी में ही रहेंगे। तो यहाँ पर जीडीपी बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इसलिए बढ़ेगा ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको शहरों में लाया जाए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जो अर्बनाइजेशन है उसको हमेशा बैड नेम मिला है। रिच और पुअर कंट्रीज़ जो मेगा सिटीज़ होते हैं 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले, वो अनप्लीजेंट प्लेसेस होते हैं। अब क्यों? जो 33 मेगा सिटीज़ उसमें से जो 26 है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, और वहाँ पे देखा गया है रूल ऑफ लॉ की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी, प्रोडक्टिव कॉमर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जो माइग्रेंट्स हैं हमारी सिटीज़ को छोड़ कर गए थे, लेकिन वो फिर से वापस आने लगे, वो सिटीज़ की तरफ वापस नहीं आ रहे, उनको अपने गाँव में भी बहुत अच्छा लगता है, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि गाँव में कोई जॉब्स नहीं है, उनको चाहिए कुछ ऐसी चीज़ जिससे उनको काम मिल सके, इसीलिए वो शहरों में आते हैं। एस्टिमेट से ये पता चला 6 लाख विलेजेस में से जो 2 लाख विलेजेस हैं उसमें लगभग 200 से भी कम लोग रहते हैं। तो ये लोग जो आ रहे हैं यहाँ, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, इनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और जो मेगा सिटीज़ को हमेशा कर्ज किया जाता है कि लोग ऐसे यहाँ पर आते जा रहे हैं जिसकी वजह से स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऑथर ने बोला स्लम्स अब डेवलप होने क्यों दे रहे हो, आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करो। जो टोक्यो है वहाँ पर लगभग 1/3 ऑफ द जापान पॉपुलेशन रहती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग आ रहे हैं, आप लोगों को अकोमोडेट कैसे कर रहे हो, इसका सोल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत है। तो टोक्यो हैज़ 1/3 ऑफ जापान पॉपुलेशन, बट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, जो टीचर नर्सेज उनको
2 घंटे से ज़्यादा कम्यूट करने की कोशिश ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि वहाँ पर जो टैक्सी और ऑटो की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से तेज़ चल ही नहीं पाती। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं, आप ये मत बताओ कि इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर टोक्यो का एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पर 1/3 ऑफ द जापान पॉपुलेशन रहती है, लेकिन तब भी उनको कम्यूटेशन में इतना टाइम नहीं लगता। तो इंडिया में क्यों लग रहा है? तो यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है और गुड अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है। अब गोल्डन रूल ये है, अब ऑथर ने बोला इंडिया में जो स्पेंडिंग है लोकल गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग 34 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जो 28 स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर 40 लाख करोड़ खर्च करती है। और 15 फाइनेंस कमीशन ने एस्टिमेट बताया जो 2.5 लाख प्लस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है वो सिर्फ 3.7 लाख करोड़ खर्च करती हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड की डेमोक्रेसी है, हमारी जो सरकार है वो कोशिश ही नहीं करी कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब जो लोकल गवर्नमेंट की पावर वो कैसे कर्टेल की जाती है? वो ऐसे कर्टेल की जाती है जो उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेता है। इसके अलावा जो 13% और 44% बजट है रूरल और अर्बन बॉडीज़ का वो खुद ही जनरेट करते हैं। मतलब इतना कम परसेंट ऑफ बजट वो खुद जनरेट कर पा रहे हैं, वरना वो सेंटर और स्टेट की ग्रांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और तीसरी बात ये, अगर यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस को कंट्रोल करे और गवर्नेंस ऑफ द स्टेट्स को कंट्रोल करे तो सेंटर को ये बात पसंद नहीं आती है। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्टेट अपने ही हाथों में रखता है, वो डिवॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता पावर। फाइनली लैक ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज सेट्स ऑफ अ विशियस साइकिल। तो हमें ये पता चल गया ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो अपने टैक्सेस जनरेट नहीं कर पाते, इस कारण वो ग्रांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं सेंटर और स्टेट। इसके अलावा जो स्टेट है वो जानबूझ के जो पावर्स है लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व ही नहीं करता और सारी पावर्स अपने पास रखने की कोशिश करता है, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। अब ऑथर ने बोला जैसे चाइना है वहाँ पर पहले मेयर्स बनते हैं, फिर मेयर्स के बाद वो ऐसे विधान परिषद में जाते हैं, एमएलए बनते हैं। पर इंडिया में सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। वो इसीलिए सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि हमने ये सिस्टम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स से इनहेरिट कर लिया। तो इंडियाज लोकल गवर्नमेंट चैलेंज रिफ्लेक्ट्स व्हाट हिस्टोरियंस कॉल पाथ डिपेंडेंस अनलाइक अदर्स। जो हमारी डेमोक्रेसी वो बॉटम अप स्ट्रक्चर नहीं, वो टॉप डाउन स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ जब लोकल बॉडीज़ बनाई गई तो ऐसा शो किया जाता है कि एक फेवर कर दिया गया लोकल बॉडीज़ को, क्यों बना दिया गया। और इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में इतनी ज़्यादा कंडीशन रखी जाती है कि 2 बच्चे होने चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में तो नहीं है, ना ही पार्लियामेंट के इलेक्शंस में है। तो कॉन्सिक्वेंटली एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स हैज बीन सीन एज अ फेवर दैट इन्वॉल्व सेक्रीफाइस। तो ऐसा दिखाया जाता है कि कितना त्याग किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कि उन्होंने लोकल बॉडीज़ बनाई हैं। जो गुड अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे तो विमेन जो हैं वो गांव से माइग्रेट होकर शहर नहीं आ पाएंगी और पुअर क्वालिटी अर्बनाइजेशन की वजह से सिर्फ मेन ओनली माइग्रेशन रह जाएगा। अगर सिर्फ आदमी ही आएंगे काम करने और औरतें वहीं गाँव में छूट जाएंगी तो इससे क्या होगा, उनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उनको ही बच्चों को बड़ा करना है, अपने इन लॉज को देखना है। और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि गांव में ऐसी हेल्थ सर्विसेज नहीं होती जो शहरों में होती हैं। इसके अलावा जो इमोशनल सपोर्ट होता है स्पाउस का वो भी दूर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ नहीं रहेगा तो अपने आप ही जो वाइफ का इमोशनल कनेक्ट होगा स्पाउस के साथ वो खत्म हो जाएगा। तो विलेज चिल्ड्रन गोइंग टू एप्सिमल क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके अलावा जो गांव के बच्चे होंगे वो गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे। जो गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर यहाँ तक कि बायलिंगुअल पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं होती कि बच्चा इंग्लिश भी पढ़ सके वहाँ पर। तो दो नॉट ग्रेड बाई एनी स्टैंडर्ड्स। इसके बाद क्या होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो फिर किसी भी एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पर कोशिशें करती है स्टेट गवर्नमेंट की जो नीट जैसे एग्जाम को स्क्रैप कर दिया जाए, ये सारी बातें। तो मोस्ट पेनफुली दलित्स एंड विलेजेस आर ऑफन डिनाइड द डिग्निटी। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑथर ने एक और पॉइंट उठाया है, जो दलित्स हैं वो अगर शहरों में रहते हैं तो उनके साथ उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जितना गांव में होता है, क्योंकि शहरों में एनोनिमिटी होती है, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि उसके आसपास कौन सी कास्ट वाले लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम डिस्कस करते हैं अनब्लॉक द सिस्टम। तो यहाँ पर ये बताया गया जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो वैकेंसीज वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो वाइल हियरिंग अ चैलेंज टू द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बेंच थी वो हेड की जा रही थी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने बोला जो NCLT है और जो NCLAT है उसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, उसको जानबूझ के जो सरकार है वो फिल नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट ने लॉर्ड किया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के कारण जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाती हैं। इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है उसमें हम ऊपर आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप इतनी तारीफ तो कर रहे हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आप ऊपर आ गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की वजह से, लेकिन उसके बाद भी NCLT और NCLAT में आप जो वैकेंसीज फिल क्यों नहीं कर रहे हो। तो NCLT की स्ट्रेंथ लगभग 63 है, सेंक्शन स्ट्रेंथ 63 है, लेकिन सिर्फ 30 मेंबर्स अभी जो हैं वो वहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। और जो NCLAT और NCLAT है दोनों में चेयरपर्सन तो थे ही नहीं। NCLT में पिछले 6 महीने से कोई चेयरपर्सन नहीं था और NCLAT में पिछले 9 महीने से कोई चेयरपर्सन नहीं था। जो वैकेंसीज हैं
बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी पिटीशन लगभग 13,170 है। इसमें से 2,785 जो पिटीशन है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स द्वारा है और लगभग 6,000 जो हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा है। तो ऑथर ने बोला है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वाली पिटीशन से कम हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है कि 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। लेकिन ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वाली हैं ये तो कम हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वाली वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो मोरेटोरियम लगाया गया था कोविड-19 को लेकर कि अभी कोई इंसॉल्वेंसी पिटीशन नहीं फाइल होगी, वो अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा है कि यहाँ पर बढ़ती हुई दिखे हमें पिटीशन। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वैकेंसीज फिल किया जाए ताकि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। वाइल द आईबीसी है उसको टाइम दिया गया था कि आपको 270 दिन के अंदर पूरी प्रोसीडिंग खत्म करनी है। बाद में इस टाइम को कुछ पर्टिकुलर केसेस में 330 दिन का भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड रिजोल्यूशन। आईबीसी की खासियत ही ये थी कि टाइम बाउंड रिजोल्यूशन की बात करता है, लेकिन उसके बाद देखा गया है इसके अलावा जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हो चुके हैं उसकी भी पेंडेंसी ऑफ अपील अभी तक पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आईबीसी में एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया है जिसका नाम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है, और वो क्या करता है, वो रिपोजिटरी रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है डेट और डिफॉल्ट्स के बारे में। और ये जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है इसको जो डील करता है वो करता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए आईबीसी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है, जो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है डेट्स और डिफॉल्ट्स के ऊपर, और इसको मैनेज करता है एनईएसएल। अब जो एनईएसएल के डेटा से ये पता चलता है कि लगभग इंडिया में जो नंबर ऑफ डेटर्स हैं वो 93 लाख है। तो ऑथर ने बोला ये हमें दिख रहा है कि इतने ज़्यादा डेटर्स हैं और 41,094 कुछ डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कि वो लगभग 90% तक का हेयर कट लेने को तैयार है अपने क्लेम्स के अगेंस्ट। तो वाइल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर टेकिंग हेयर कट्स एज हाई एज 90% अगेंस्ट द क्लेम्स, मतलब अपने क्लेम्स के अगेंस्ट वो 90% लॉस सहने को तैयार है। अब जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं वो हायर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रोसेस वो है बहुत अनसर्टेन है। अगर हमने अभी 90% हेयर कट नहीं लिया तो फिर से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी और पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो भी इरोड होती रहती है। तो अ लॉन्गर अप्रूवल पीरियड विल एंटेल ग्रेटर वैल्यू इरोजन ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट डेटर की ग्रेटर वैल्यू इरोजन होती रहेगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है जो एनसीएलटी जो है उसको फास्टर प्रोसेस उसका बनाया जाए। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस उसने ये नोट किया है जो एनसीएलटी के जजमेंट्स होते हैं जब उसकी अपील की जाती है एनसीएलटी या सुप्रीम कोर्ट में तो वो जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया जाता है। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर एनसीएलटी में आपको थोड़ी एक्सपर्टीज लाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो जजमेंट्स एनसीएलटी के द्वारा दिए जाते हैं वो आगे जाके ओवरटर्न हो जाते हैं। तो आप एनसीएलटीज में इतने एक्सपर्टीज लोग रखो कि वो ऐसे जजमेंट्स दें कि आगे ओवरटर्न करने की जरूरत ना पड़े। जो लेंडिंग है वो वैसे भी कोविड के टाइम में बहुत डिक्लाइन हो गई, तो ऑथर ने बोला उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है जो क्रेडिटर्स है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। वो कॉन्फिडेंस आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो जो आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो जल्द से जल्द टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोसेस उसका हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टाइम दिया था गवर्नमेंट को 13 सितंबर तक का कि आप सारे सब्सटेंशियल स्टेप्स लो। अगर आप नहीं लोगे तो जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आप एक्ट लेकर आए हो 2021 का, हम उस पर स्टे लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ेंगे द आयर ऑफ द फ्रेंच। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें सबसे पहले ये बताया गया जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले चाहता था कि उसको कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स चाहिए और इसके लिए उसने फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 2016 में। लेकिन फिर चाइना के साथ सिचुएशन इतनी ज़्यादा, चाइना ने थ्रेटन करना कोशिश किया साउथ चाइना सी में। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक में भी यहाँ पर डर था चाइना का कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, फ्लाइट बेस्ड नेविगेशन होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने सोचा अब हमें कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। और इसके लिए वो गया ब्रिटेन के पास, फिर ब्रिटेन गया यूएस के पास और उसके बाद डील हुई ऑकस। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है फार मोर पावरफुल क्योंकि ये कन्वेंशनली पावर्ड वन से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ज़्यादा स्टेल्थली होती हैं, इसके अलावा रेंज ज़्यादा होती हैं, वाटर में काफ़ी टाइम तक रह सकती हैं। तो एंड टू टेक ऑन द चैलेंज फ्रॉम द चाइनीज हु आर बिल्डिंग सबमरीन्स। इसके अलावा जो चाइना वो सबमरीन्स पहले से ही बना रहा था, तो यहाँ पर ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया को बेटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए इन्होंने जो फ्रांस के साथ कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन की डील की थी वो कैंसिल करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑकस में डील कर ली कि वहाँ से इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिल जाएंगी। तो वॉज देयर अ वे इन विच फ्रांस कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दीज नेगोशिएशंस। अब जो फ्रांस है इट वॉज प्रोबेबली नॉट फेयर, द फ्रेंच शुड हैव बीन टोल्ड इन एडवांस। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस को बताना तो चाहिए था कि हम आपसे डील कैंसिल कर रहे हैं, अब हम ऑकस जैसा ग्रुप बना रहे हैं, अब हम वहाँ से डील करेंगे। तो दे वर कम्प्लीटली ब्लाइंड साइडेड, यहाँ पर फ्रांस को कुछ पता ही नहीं था। 2 वीक्स अगो देयर वॉज अ मीटिंग बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स। इससे अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले बात हुई थी और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को बताया ही नहीं था कि जो डील है वो कैंसिल कर रहे हैं। अब ऑथर ने बोले ऐसी डिचिंग पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत बार होती है, लेकिन एलआई की डिचिंग ये थोड़ी बुरी बात है। तो इन द अर्ली 1970s जो प्रेसिडेंट थे अनवर
एल सादत ऑफ इजिप्ट, उन्होंने अपनी जो उससे पहले प्रेडेसेसर्स थे उनकी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया था, तो ये होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये दोस्त थे सब, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एलाइज हैं आपस में, तो इट वाज अ लार्ज डील। इसके अलावा ये डील बहुत बड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देखो तो 90 बिलियन डॉलर्स, लेकिन आप यूएस डॉलर्स देखो तो 66 बिलियन डॉलर्स की डील थी, और ये माना जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी इन फ्रांस। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं ये डील कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने डील कर ली है यूएस और यूके के साथ। अब इससे EU इंडो पैसिफिक पॉलिसी से क्या फ़र्क पड़ता है? जो ऑकस अनाउंसमेंट है, अब यहाँ पर EU ये बोल रहा है यूरोपियन यूनियन कि हम अपनी खुद की इंडो पैसिफिक पॉलिसी अनाउंस करेंगे। अब यूरोपियन जो नैरेटिव है वो यूएस के एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहा है, एंड द फैक्ट जो ब्रिटेन है वो भी EU से वॉकआउट कर लिया है ब्रिटेन ने, और वो अब यूएस के साथ जाकर ऑकस कर रहा है। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी कोई पॉलिसी बनाने की सोच रही है इंडो पैसिफिक को लेकर। तो फीलिंग क्वार्टर्स ऑफ यूरोप में ये है कि यूएस जो है अनरिलायबल है, कभी भी धोखा दे देता है। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में सिचुएशन कितनी क्योटिक छोड़ दी है, तो यूएस जो है वो काफ़ी अनरिलायबल बनता जा रहा है, और EU इस सब में अब खुद पर डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि यूरोप को खुद के लिए एक्ट करने की ज़रूरत है, इंडो पैसिफिक खुद की पॉलिसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो काफ़ी रिलेक्टेंट हैं कि वो लोग डिफेंस में ज़्यादा पैसा खर्च करें। यहाँ पर फ्रांस जैसे कंट्रीज तो चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हम डिफेंस में ज़्यादा पैसा खर्च करें, लेकिन जो सेंट्रल यूरोपियंस और नॉर्दर्न यूरोपियंस है वो नहीं चाहते वो ज़्यादा पैसे डिफेंस में खर्च करें। उन्हें लगता है पूरे यूरोपियन का एक डिफेंस कलेक्टिव बजट है, ये सब ठीक चल रहा है। अब इंडिया के लिए क्या हो सकता है? तो ऑथर ने बोला इंडिया जो है वो और सबमरीन्स की डील कर सकता है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी वैसे भी काफ़ी डील्स हुई हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है? हम सिक्योरिटी और डिफेंस एंगेजमेंट फ्रांस के साथ बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और सबमरीन्स खरीदने की बात कर ही रहा है, तो इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डील फ्रांस के साथ कर सकता है। और फ्रांस कुड बी अ पार्टनर हेयर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ रेसिडेंट पावर इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में फ्रांस एक रेसिडेंट पावर है ही, तो जो फ्रांस है उससे हम बात कर सकते हैं आगे न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है हम्बोल्ट पेंगुइन की। तो हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो है मीडियम साइज स्पीसीज़ होती हैं, लगभग इसकी 17 स्पीसीज़ होती हैं। सबसे बड़ी इसमें एक पेंगुइन में एम्परर पेंगुइन होती है जो कि लगभग 4 फीट टॉल होती है, लिटिल पेंगुइन होती है जो कि 1 फीट होती है, और जो हम्बोल्ट पेंगुइन होती है वो लगभग 2 फीट की होती है। अब इसका नाम हम्बोल्ट इसीलिए पड़ा, सबसे पहले तो वो एंडेमिक होती है चिले और पेरू के आसपास। जो हम्बोल्ट करंट वहाँ पर होता है चिले और पेरू के आसपास, उसकी वजह से ही इसका नाम हम्बोल्ट पेंगुइन पड़ गया है। लार्ज बेयर स्किन पैचेस होते हैं इनकी आइज़ के अराउंड, वो इसीलिए होते हैं ताकि ये अपने आप को कूल रख सके, तो अडेप्टेशन टू हेल्प देम कीप कूल, बस यही सब है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 32% जो पॉपुलेशन है पंजाब की दलित है, तो दलित की कम्युनिटी को वो करने के लिए यहाँ पर पंजाब में दलित सीएम लेकर आया गया है। जो जट सिक्स हैं वो लगभग 25% पॉपुलेशन के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से पावर को मोनोपलाइज कर रखा था। यहाँ पर प्लैनेट 9 की बात की गई है कि एक 9th प्लैनेट हो सकता है सोलर सिस्टम में, तो वो जब होगा तब हम देखेंगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। ये वापस से प्रो पुतिन पार्टी जो है वो आ रही है पावर में। तो यहाँ पर जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको दूमा बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था रशिया के द्वारा टू अलाउ हिम टू रन फॉर 2 more टर्म्स एज प्रेसिडेंट आफ्टर 2024। तो 2024 के बाद वो 2 बार फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब जो पुतिन उनको आसपास के टाइम में भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, वो इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो रशिया में फॉल हो रहे हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, वोटर टर्नआउट भी लगभग 40% ही रहा है। इसके अलावा ऐसे कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें कैमरा में ये बात दिखी है कि कैसे बंडल्स ऑफ वोटिंग स्लिप्स एक साथ अर्न में डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है आप उसमें देख सकते हैं कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन बताता तो वो डेमोक्रेसी, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी कितना है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक सी केबल टेंडर जो है जो कोची से लक्षद्वीप आइलैंड्स में एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर जो बिडिंग है वो रिग्ड है, वो इस तरीके से बिडिंग रिग्ड है क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई गई हैं जिसकी वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फेवर कर रहा है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को ही प्रोजेक्ट मिले। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाएगा बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पर ई श्रम पोर्टल बनाया गया। ई श्रम पोर्टल इसलिए बनाया गया जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस कलेक्ट किया जाए, उनको रजिस्टर किया जाए ताकि उनको सारी स्कीम्स का फायदा दिया जा सके। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।